चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत ही रंग बिरंगा और चुलबुला लगता है। हम बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा अंदर झांकें तो ये इंसानी रिश्तों, समाज और हमारी जो बदलती सोच है ना, उसका एक बहुत ही गहरा आईना है। सही कहा। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है जाने माने साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का लिखा एक बेहद खूबसूरत संस्मरण। इसका शीर्षक है होली एक अविस्मरणीय संस्मरण। और ये संस्मरण सच में आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एकदम। और आज का हमारा मिशन सिर्फ अबीर, गुलाल या गुजिया की मिठास तक सीमित नहीं है। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दशकों के सफर में इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, हाँ। वहां की होली का मिजाज आखिर कैसे बदला है। ये सिर्फ रंगों की बात नहीं है। ये मस्ती, मर्यादा और यहाँ तक कि दंगों के खौफनाक साए के बीच भी इंसानियत को बचाए रखने की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। और इस लेख को पढ़ते हुए जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है, मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा महसूस हुई, वो ये है कि आज के दौर में हमने अपने उत्सवों को कितना समेट लिया है। कैसे? जरा ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, आज की जो एक तथाकथित एलीट या अभिजात्य सोच बन गई है ना, उसने त्योहारों को बस हमारे ड्राइंग रूम या बंद सोसाइटियों की चारदीवारी तक सीमित कर दिया है। हाँ, लोग सड़क पर निकलने से कतराते हैं। बिल्कुल। असली लोक जीवन का हिस्सा बनने से बचते हैं। लेकिन अजामिल जी का ये संस्मरण हमें एक ऐसी टाइम मशीन में बिठाता है जहां इलाहाबाद की उन पुरानी गलियों में होली कोई एक दिन का इवेंट नहीं था। वो हफ्तों चलने वाला एक पूरा सामाजिक उत्सव हुआ करता था। एग्जैक्टली। और ये गलियां कोई आम गलियां नहीं थीं। लेख में दारागंज, बहराना, कीटगंज, जॉन्स्टनगंज, खुलदाबाद भी। हाँ, खुलदाबाद और खासकर लोकनाथ जैसे इलाकों का जो जिक्र है वो बस नाम नहीं है। ये अपने आप में पूरी एक जीवंत दुनिया थी। सही बात है। अहिहापुर, जिसे गुरुओं का मोहल्ला कहा जाता था, या गोपी शुक्ल का शिवाला, और मालवीय नगर में भारती भवन के आसपास का इलाका, यहाँ की होली की बात ही कुछ और थी। वहां समाज का हर वर्ग शामिल होता था। बिल्कुल। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, सब घरों से बाहर आते थे। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी पढ़ते हुए, क्या? वो ये कि मर्दों और औरतों की टोलियां बिल्कुल अलग-अलग होली खेलती थीं। आज के नजरिए से देखें तो क्या ये थोड़ा रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव नहीं लगता? आज के चश्मे से देखने पर ये अलगाव थोड़ा अजीब लग सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन हमें उस समय के सामाजिक ताने-बाने को भी समझना होगा। हम्म। ये अलगाव दरअसल एक तरह का, कह सकते हैं, सेफ स्पेस बनाने का तरीका था। अच्छा, एक सुरक्षित दायरा। हाँ, जहाँ महिलाएं बिना किसी संकोच या असहजता के पूरी आजादी से अपनी तरह से उत्सव मना सकें। हम्म। और इससे भी बड़ी बात जो इस संस्मरण में बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है, जी। वो है सहमति, यानी कंसेंट का पूरा सम्मान। अरे हाँ, ये हिस्सा तो मुझे सच में बहुत हैरान कर गया। है ना? 60 या 70 के दशक के उस मोहल्ले वाली होली में, जहाँ इतनी भीड़ और हुड़दंग होता था, वहां अगर कोई इंसान रंग नहीं खेलना चाहता तो हुरियारे उस पर जबरदस्ती रंग नहीं डालते थे। बिल्कुल, किसी पे कोई दबाव नहीं होता था। आज के दौर में तो जहां देखिए, बुरा न मानो होली है बोलकर लोगों की इच्छा के खिलाफ रंग थोप दिया जाता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई दबाव नहीं था। हुरियारे गाते बजाते संकरी गलियों से निकलते, लोकनाथ पहुंचकर एक बड़े हुजूम में बदल जाते। एक दूसरे के घर जाकर पारंपरिक पकवान खाते। हाँ, लेकिन किसी की ना का पूरा सम्मान होता था। और यही वो बारीक रेखा है जो हुड़दंग और एक सच्चे उत्सव को अलग करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर लागू कौन करता था? मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग। एकदम सही। संस्मरण में बताया गया है कि ये बुजुर्ग उस पूरे माहौल में मूक संरक्षक, यानी साइलेंट गार्जियंस की तरह काम करते थे। उनकी पैनी नजर हर तरफ होती थी कि कहीं रंग गुलाल की इस मस्ती में कोई विवाद न भड़क जाए। लेकिन क्या ये बुजुर्ग महज अनुशासन का डंडा लेके घूमने वाले लोग थे? क्योंकि अक्सर युवाओं को लगता है कि बड़े बुजुर्ग आ गए हैं तो रंग में भंग डल जाएगा। बिल्कुल नहीं। और यही समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उनका काम रंग में भंग डालना नहीं, बल्कि उस रंग को बदरंग होने से बचाना था। क्या बात है। ये बुजुर्ग दरअसल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या विवाद सुलझाने के मास्टर हुआ करते थे। अगर कहीं दो गुटों में थोड़ी बहुत तनातनी हो भी गई, जो कि होली में आम बात है। हाँ, तो वे अपने अनुभव और रसूख से उसे वहीं शांत कर देते थे। उनके लिए होली का असली दर्शन
बहुत स्पष्ट था। ये वो दिन था जब पुराने से पुराने मनमुटाव को मिटाकर दुश्मनों को भी गले लगाकर दोस्ती में बदलना होता था। और शायद इसलिए वहां एक अजीब सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत संतुलन था। अनुशासन अपनी जगह था, लेकिन मस्ती का जो लेवल अजामिल जी ने बताया है वो तो एकदम अलग ही दुनिया की बात लगती है। बिल्कुल। अय्यापुर का वो किस्सा ले लीजिए, जिसे गुरुओं का मोहल्ला कहा जाता था। हाँ, वो भांग वाला किस्सा। हाँ, वहां होली के दिन बाकायदा गुरुओं और महागुरुओं की संगत बैठती थी, और वहां पूरी श्रद्धा और मतलब सेवा भाव से भांग पीसी और छानी जाती थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि मोहल्ले के ये गुरु घंटाल इस भांग को कहते क्या थे? दिव्य आनंद। हाँ, मतलब भांग पीने को उन्होंने सीधे अध्यात्म और ईश्वरीय अनुभूति से जोड़ दिया ये था। तो गजब का तरीका था। दिव्य आनंद कहना दरअसल उस लोक संस्कृति का एक बहुत ही चतुर तरीका था अपनी इस मस्ती को सामाजिक मान्यता दिलाने का। सही बात है। लेकिन यहाँ लेखक ने एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास भी सामने रखा है। एक तरफ जहाँ भांग को दिव्य आनंद मानकर पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया था, वहीं इन मोहल्लों में होली के दिन शराब पीने की सख्त मनाही थी। हालांकि संस्मरण बड़ी ईमानदारी से ये भी बताता है कि कुछ शौकीन लोग इधर उधर से जुगाड़ करके टुन हो ही जाते थे। वो तो हर दौर में होता है। बिल्कुल। लेकिन आधिकारिक तौर पर शराब की मनाही ये दर्शाती है कि समाज जानता था कि कौन सा नशा उत्सव का हिस्सा है और कौन सा नशा उस उत्सव को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। अजामिल जी लिखते हैं कि 1960 के बाद से उन्होंने इन इलाकों की होली को सिर्फ देखा नहीं है, उसे अपनी रगों में महसूस किया है। इन इलाकों के वो आम लोग ही दरअसल हमारी असली लोक परंपराओं के रखवाले थे। ये वो लोग थे जो ऊंच नीच, धर्म, जाति, इन सारी दीवारों को फांद कर एक दूसरे को गले लगाते थे। बिल्कुल। और अगर हम धर्म और जाति के भेद मिटाने की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस दौर के इलाहाबाद की एक और बहुत ही शानदार परंपरा का रुख करना चाहिए। आप संगीत और कला की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि होली सिर्फ रंगों या भांग तक सीमित नहीं थी। ये कला और संगीत का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाती थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो हम बात कर रहे हैं 60 के दशक और उसके बाद के वर्षों की, जब राग रंग जैसी संस्थाओं का उदय हुआ था। मालवीय नगर में। हाँ, मालवीय नगर के गोपी शुक्ल क्षेत्र में राग रंग नाम की ये संस्था सक्रिय थी। होली के आसपास वे सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का जो माहौल बनाते थे, वो आज के समय में सोचना भी मुश्किल लगता है। और ये कोई गली मोहल्ले का साधारण सा मतलब टेंट लगाकर किया गया छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होता था। बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, विशंबर यादव और बांसुरी के जादूगर माने जाने वाले महान हरिप्रसाद चौरसिया जैसे दिग्गज कलाकार इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। देश भर से जाने माने संगीतकार इलाहाबाद की इन गलियों में परफॉर्म करने आते थे। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घराना या कोई सरकारी फंडिंग नहीं थी। हाँ, ये पूरी तरह से लोगों का अपना आयोजन था। हरी मालवीय और बैजनाथ सेठ जैसे संगीत के दीवाने लोग मोहल्ले वालों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके इतने बड़े आयोजन करते थे। ये कला का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण था, जनता द्वारा जनता के लिए। और संगीत सिर्फ शास्त्रीय नहीं था, बल्कि वो हर उस विधा को अपनाता था जो लोगों को जोड़ सके। जैसे कव्वाली। बिल्कुल। गोपी शुक्ल के मैदान में लगभग हर साल एक भव्य कव्वाली का आयोजन होता था। उस कव्वाली को सुनने के लिए सिर्फ वो मोहल्ला नहीं, बल्कि पूरे शहर से हजारों की भीड़ उमड़ती थी। कला किसी भी समाज को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होती है। लेकिन जब हम इन खुशनुमा यादों की बात कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक बहुत ही खौफनाक जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही कह रही हैं आप। इतने खुशनुमा माहौल की बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये वही 70 और 80 के दशक का दौर था, जब इलाहाबाद की आबो हवा में एक अनजाना सा खौफ भी घुला रहता था। वो एक ऐसा समय था जब शहर का सामाजिक माहौल बहुत नाजुक था। बहुत नाजुक। छोटी छोटी बातों पर या किसी भी अफवाह पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठते थे। अचानक से शहर में कर्फ्यू लग जाता था। हाँ, होली से पहले प्रशासन हमेशा एक तरह के हाई अलर्ट पर रहता था, फिर भी हालात कई बार बेकाबू हो जाते थे। और इसी नाजुक माहौल के बीच अजामिल जी ने अपने संस्मरण में एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र किया है जो किसी भी इंसान के सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख सकती है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि मैं कहूँगा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आता है। ये घटना उसी गोपी शुक्ल के शिवालय के पास वाले मैदान की है, जहाँ कव्वाली हो रही थी। हाँ, हर साल की तरह कव्वाली का बहुत बड़ा आयोजन था। बाहर से मुस्लिम कव्वाल अपनी पूरी मंडली के साथ आ चुके थे। उन्हें पास ही के एक भवन, जिसे शारदा सदन लाइब्रेरी कहा जाता था, वहां ठहराया गया था। कार्यक्रम रात 8 बजे शुरू होना था, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ होता है, माहौल बनते बनते रात के 9 बज गए। हजारों की भीड़ थी। कव्वाली अपने पूरे शबाब पर थी,
लोग झूम रहे थे। सब कुछ बहुत ही जादुई लग रहा था। और फिर रात के करीब 1 बजे उस मैदान में कुछ ऐसा होता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। क्या हुआ था? 3-4 नौजवान लड़के बुरी तरह हांफते हुए, दौड़ते हुए सीधे आयोजन स्थल पर आते हैं। वे घबराए हुए हैं और चिल्लाते हैं, आप लोग यहाँ कव्वाली सुन रहे हैं और रानी मंडी और चौक इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। कार्यक्रम तुरंत बंद करो। उस एक पल के बारे में जरा गहराई से सोचिए। जो मुस्लिम कव्वाल अभी कुछ सेकंड पहले तक अपनी कला के चरम पर थे, आंखें बंद करके सूफियाना कलाम गा रहे थे, वो एकदम सुन्न पड़ गए होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ डर नहीं था, ये अस्तित्व का संकट था। उनके दिमाग में बिजली की तरह ये बात कौंधी होगी कि वे एक विशुद्ध हिंदू मोहल्ले के बीचों बीच फंसे हुए हैं। चारों तरफ अजनबी लोग। हाँ, उस दौर में जब संचार के साधन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, दंगे का नाम सुनकर ही इंसान को अपनी मौत सामने नजर आने लगती थी। उस अजनबी जगह से सुरक्षित बाहर निकलना उनके लिए लगभग असंभव था। मैं उन कव्वालों की उस वक्त की मानसिक स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। ढोलक की थाप अचानक रुक गई होगी, हारमोनियम के सुर थम गए होंगे और पूरे मैदान में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया होगा। सन्नाटा, हाँ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो महज एक किस्सा नहीं है, वो इंसानियत की एक मिसाल है। उस भीड़ में से उस मोहल्ले के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी वो आज के दौर में एक तिलिस्म जैसी लगती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उन खौफजदा कव्वालों को जो शब्द कहे वे संस्मरण में ज्यों के त्यों दर्ज हैं। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप हमारे मेहमान हैं, यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये कोई मामूली आश्वासन नहीं था। ये एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दी गई जीवन की सबसे बड़ी गारंटी थी। इसे हम समाजशास्त्र की भाषा में कल्चरल इम्यूनिटी या सांस्कृतिक प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं। कल्चरल इम्यूनिटी बहुत सटीक शब्द है। बाहर शहर में नफरत का वायरस फैल रहा था, लेकिन उस मोहल्ले ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों के दम पर उस नफरत को अपने दायरे में घुसने से रोक दिया। और उस भरोसे का असर देखिए, उस रात कव्वाली बंद नहीं हुई। सच में? हाँ, उन मोहल्ले वालों के उस अदम्य साहस ने कव्वालों के अंदर का सारा डर निकाल दिया। वे डरे नहीं, भागे नहीं, उन्होंने पूरी रात बेखौफ होकर अपनी कव्वालियां सुनाई। और वहां मौजूद श्रोता भी बिना अपनी जगह से हिले, बिना दंगे की परवाह किए पूरी रात उस महफिल का आनंद लेते रहे। अद्भुत। बाहर शायद दुकानें जल रही होंगी, पुलिस के सायरन बज रहे होंगे, लेकिन उस गोपी शुक्ल के मैदान में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के संगीत गूंज रहा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जी। जब सुबह हुई तो शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू था। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन उन मोहल्ले वालों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपना वादा निभाया। बिल्कुल। कव्वालों को पूरा सम्मान दिया गया, उनका तय मेहनताना दिया गया, सुबह का नाश्ता कराया गया और फिर कर्फ्यू की उन पाबंदियों और पुलिस के कड़े पहरे के बीच मोहल्ले के कई नौजवान लड़के उन कव्वालों को अपने साथ लेकर निकले, अपनी जान जोखिम में डालकर। हाँ, वे उन्हें इलाहाबाद की उन संकरी और उलझी हुई गलियों से सुरक्षित निकालते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कव्वाल सुरक्षित अपनी ट्रेन में बैठ जाएं और उसके बाद ही वे लड़के वापस अपने मोहल्ले लौटें। ये घटना सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी ये साबित करती है कि जब हम संस्कृति या परंपरा जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असली जमीनी मतलब क्या होता है। सही कहा। संस्कृति सिर्फ कपड़े पहनने या पूजा करने का तरीका नहीं है। संस्कृति वो ढाल है जो सबसे मुश्किल गए। और अजामिल जी अपने संस्मरण के अंतिम हिस्से में हमें उस अतीत से निकालकर सीधे आज के यथार्थ मिलाकर खड़ा कर देते हैं। वे वर्तमान होली के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। हाँ, उन्होंने प्रयागराज के उसी लोकनाथ चौराहे का एक बहुत ही ताज़ा और बहुचर्चित दृश्य साझा किया है। वो दृश्य जिसने पूरे शहर में एक नई बहस छेड़ दी थी। क्या हुआ था वहाँ? बताया गया कि हाल ही की होली में उस लोकनाथ चौराहे पर 1000 से भी ज्यादा महिलाओं ने एक साथ मिलकर होली खेली। और ये कोई पारंपरिक फाग गीत या मंजीरे के साथ गाया जाने वाला भजन नहीं था। वहां बड़े बड़े डीजे लगे थे, तेज आवाज में बॉलीवुड के फिल्मी होली गीत बज रहे थे और महिलाएं पूरे उन्माद और आजादी के साथ नाच गा रही थीं, ठुमके लगा रही थीं। और इस पूरे नजारे को देखने के लिए वहां पुरुषों की एक भारी भीड़ चारों तरफ खड़ी थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये दृश्य एक बहुत बड़े समाजशास्त्रीय बदलाव का प्रतीक है और जैसा कि ऐसे किसी भी बड़े बदलाव के साथ होता है, समाज की प्रतिक्रियाएं दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुवों में बंट गईं। हाँ,
संस्मरण बताता है कि एक बहुत बड़े वर्ग ने इस घटना को एक बेहद सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा। अगर हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो क्या ये सच में महिलाओं की एक बड़ी जीत नहीं है? सदियों से जिन महिलाओं को घर की चारदीवारी या सिर्फ आंगन तक सीमित रखा गया था, वे आज शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर अपनी शर्तों पर उत्सव मना रही हैं। बिल्कुल। ये उनके बढ़ते आत्मविश्वास, सार्वजनिक स्थानों यानी पब्लिक स्पेस पर उनके दावे और बेझिझक भागीदारी का एक बहुत ही सशक्त प्रतीक है। कई लोगों का मानना था कि महिलाओं के इस बेखौफ अंदाज का जश्न मनाया जाना चाहिए। ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। समाज के एक दूसरे वर्ग ने और कहीं न कहीं खुद लेखक ने भी इस दृश्य पर एक गहरी चिंता जाहिर की है। वो चिंता किस बात को लेकर थी? उनका तर्क ये नहीं है कि महिलाओं को उत्सव नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उनका सवाल उस तरीके पर है। उनका मानना है कि बॉलीवुड गानों पर होने वाले इस तरह के उन्मादी नृत्य में वो पारंपरिक मर्यादा और सांस्कृतिक गरिमा कहीं पीछे छूट गई है, जो कभी इलाहाबाद की पहचान हुआ करती थी। ये तो वही कश्मकश हो गई ना। एक तरफ खुलकर अपनी जिंदगी जीने और पब्लिक स्पेस पर दावा करने की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ वो पारंपरिक मर्यादा है जिसे हमने शुरुआत में साइलेंट गार्डियंस या बड़े बुजुर्गों के संदर्भ में समझा था। क्या इन दोनों के बीच कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? अजामिल जी ने अपने लेख में इसी संतुलन की वकालत की है। उनका स्पष्ट मानना है कि इलाहाबाद या प्रयागराज की होली की जो असली आत्मा है, वो मस्ती और मर्यादा के एक बेहद सुंदर, नाजुक संतुलन में ही बसती है। हाँ, वे एक बहुत ही सटीक तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि जरा मथुरा, वृंदावन या बरसाने की होली को देखिए। वहां भी बेइंतहा मस्ती होती है, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन उन्होंने अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक गरिमा, अपनी लोक परंपरा को आज तक नहीं छोड़ा है। सही बात है। इसी कारण पूरे देश में ब्रज की होली का एक अलग ही सम्मान है। अजामिल जी का मानना है कि इलाहाबाद की होली भी अपनी आत्मीयता और लोक परंपरा के कारण उसी स्तर के सम्मान की हकदार है, बशर्ते हम आधुनिकता के शोर में अपनी उस गरिमा को न खो दें। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो एक सबसे बड़ी तस्वीर या टेक अवे उभर कर आता है, वो ये है कि होली का त्योहार कभी भी सिर्फ रंगों का मोहताज नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अहियापुर में छनने वाली भांग के उस दिव्य आनंद से लेकर राग रंग के शास्त्रीय संगीत तक, और सबसे बढ़कर गोपी शुक्ल के मैदान में उस खौफनाक रात में कव्वालों के इर्द गिर्द बनाई गई इंसानियत की उस ढाल तक, ये सब मिलकर इलाहाबाद की होली का असली रंग बनाते हैं। त्योहारों का असली मकसद महज कैलेंडर पर एक छुट्टी का दिन होना नहीं है। इनका असली मकसद उन सामाजिक धागों को बुनना है जो संकट के समय पूरे समाज को बिखरने से रोक सकें। धर्म, जाति या किसी भी तरह के भेद से ऊपर उठकर एक दूसरे का संबल बनना ही असली उत्सव है। और ये समझना आज के वक्त में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम उस दौर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि समुदायों के बीच का वो गहरा भरोसा, वो कल्चरल इम्यूनिटी, कोई एक दिन में आसमान से नहीं टपकी थी। हाँ, वो रातों रात नहीं बनी थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही छोटे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में साथ मिलकर बैठना, कला को साझा करना और एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होने से पैदा हुई थी। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम उस दौर की कहानियों को अजामिल जी के इस शानदार संस्मरण के जरिए पढ़ रहे हैं और उस इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज के इस तेज तर्रार, हाइपर कनेक्टेड, लेकिन असल में बेहद अकेले डिजिटल दौर में, जहां हम इंसान आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखने के बजाय अपनी अपनी स्क्रीन्स के पीछे छिपते जा रहे हैं, क्या हम कभी भविष्य में उस जमीनी मोहल्ले वाली आत्मीयता को दोबारा जिंदा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे अंदर कभी वो अदम्य सामुदायिक भरोसा और वो जज्बा दोबारा पैदा हो पाएगा जिसने एक दंगे की रात अजनबी कव्वालों के लिए मौत के दरवाजे बंद कर दिए थे? या फिर ये सब कुछ बस किताबों के पन्नों, पुराने लेखों और हमारी यादों के किसी धुंधले कोने में हमेशा के लिए सिमट कर रह जाएगा? इसका जवाब शायद हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।